हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हम में से बहुतों लोग इस विषाद से ग्रसित होते हैं कि हमें जीवन में अपेक्षित सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हमारे दोस्तों का जन्म अमीर घर में हुआ है, उसे बहुत सारा सुख सुविधा मिलता है, पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन हमें नहीं मिल पाता है। हमारा भाग्य ही ऐसा है, हमारा जन्म ही ऐसे परिवेश में हुआ है जहां सुख सुविधा का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किंतु इस पर एक प्रश्न उठता है, क्या आपका जन्म आपके भाग्य को निश्चित करता है, आपके भविष्य को निश्चित करता है? कुछ हद तक करता है, लेकिन पूर्णता नहीं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जब बारिश होती है तो वर्षा की बूंदें बादल से जन्म लेती है, उसका भाग्य होता है धरा पर गिरना। लेकिन वर्षा की बूंदें बादलों से जन्म लेकर धरा के किस भाग पर गिरती है, यह उसके भविष्य को निर्धारित करता है। यदि वर्षा की बूंदें केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, यदि वही बूंद सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है, अगर वह विषधर के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है, वही बूंद फसलों के बीच गिरती है तो सोना उगलती है, अगर वही बूंद नाली में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, वही बूंद अगर गंगा में गिरती है तो अमृत बन जाती है। इस प्रकार बूंद एक है लेकिन भाग्य अनेक। यानी हमारे जीवन का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होता है। हमारा भाग्य कैसा होगा इसका निर्धारण हमारे चयन के आधार पर होता है। हम किस रास्ते का सिलेक्शन करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा भाग्य कैसा होगा। और आपने सुना भी होगा कि अगर आप जन्म लेते हैं गरीब घर में, यह ऊपर वाले की देन है, लेकिन अगर आप मरते हैं गरीब घर में, यह आपकी देन है। कहने का मतलब है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाइए, अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाइए कि आप गरीब होते हुए भी गरीब ना रह सके। यानी आपका बच्चा गरीब नहीं रहे, जिस टाइम आपका डेथ हो उस टाइम कहा जाए कि यह अमीर घर है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम लोग का है कुलम्ब्स लॉ का पार्ट 3। और कुलम्ब्स लॉ के पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ, और इसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह कुलम्ब्स लॉ के पार्ट 3 यानी थर्ड पार्ट का पहला टॉपिक आप लोग का है वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ। इसको समझते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ को समझने के लिए पहले इस फिगर को समझ लीजिए। फिगर में हम दिखाए हैं दो चार्ज, पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। Q1 का जो पोजीशन है वह O से कितना दूरी पर है, तो R1 दूरी पर, यानी पोजीशन वेक्टर Q1 के लिए है R1। उसी तरह Q2 का जो पोजीशन है वो ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे है, मतलब Q2 का जो पोजीशन है वो कितना है, तो R2। दोनों के बीच का दूरी अगर हम दिखाना चाहें तो दोनों के बीच के दूरी को दिखा दिया है R12 से। R12 का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 2। तो इस तरह ये दोनों के बीच का जो पोजीशन है वो R12 है। अब अगर वेक्टर के रूल के अनुसार चलते हैं तो वेक्टर के रूल में लॉ ऑफ ट्रायंगल के आधार पर हम लोग जोड़े थे, उसमें याद होगा आप लोग को बताए थे कि दो कंटिन्यूअस वेक्टर को जोड़ते हैं तो तीसरा के इक्वल होता है, तो उसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन इसका यूज कहाँ पर करना है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ में। अब कुलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अगर हमको समझना है तो उसके लिए जरा याद कीजिए, कूलम्ब के नियम में हम लोग कुछ पढ़े थे। क्या पढ़े थे, याद कीजिए। कूलम्ब के नियम में हम लोग पढ़े थे F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ऐसा पढ़ चुके थे। तो कूलम्ब्स लॉ में इतना पढ़ चुके हैं। इसमें Q1 चार्ज होता है, Q2 चार्ज होता है और R होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब अगर हम इसी फॉर्मूला को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस पर फोर्स पर वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे, और वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे तो फॉर्मूला कितना बनेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन इस पर भी वेक्टर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर इधर में वेक्टर का चिन्ह लगाए तो इधर में भी वेक्टर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। Q1 Q2 चार्ज है और R डिस्टेंस है, ये तीनों के तीनों स्केलर है, इस पर वेक्टर का चिन्ह आप लगा नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इसमें फोर्स में दिखाते हैं 1 2 बोलने का मतलब हो गया फोर्स एट 1/2, फोर्स एट 1/2, तो डिस्टेंस भी नापेंगे 1 से 2 का। अगर यहाँ 1 2 लगाए तो यहाँ पे 1 2 लगा दी, लेकिन ये भी क्या है, तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस है मतलब स्केलर है, और अगर स्केलर है तो इस पर भी आप वेक्टर का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए अब क्या करना होगा, तो इधर तो वेक्टर का चिन्ह हम लगा दिए, इधर में हम लगाते हैं यूनिट वेक्टर को।
अगर कहीं वेक्टर का चिन्ह लगाने का ऑप्शन नहीं बचता है तो वहां पर हम लोग लगा देते हैं यूनिट वेक्टर को। और यूनिट वेक्टर को लगाने के लिए हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर r12 ही लगा लेते हैं। तो r12 क्या है, तो यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 1 होता है। तो इस तरह r12 लगा दिए। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स एट 1/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r12। अगर हम इस पर वेक्टर का चिन्ह लगा दिए मतलब डिस्प्लेसमेंट बन गया, और डिस्प्लेसमेंट जब बन गया तो इस पर मॉड लगा देंगे, फिर से डिस्टेंस बन जाएगा। यानी r12 पर अगर वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर दे देते हैं। बगल में है r12 यूनिट वेक्टर के रूप में। तो यह फोर्स एट 1/2 का फॉर्मूला निकाल दिए, ये हो गया फोर्स एट 1/2 का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हमें फोर्स एट 2/1 का फॉर्मूला निकालना हो, यानी अगर हम लिखना चाहते हैं फोर्स एट 2/1, देन वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाएगा, यहाँ 1 2 था तो q1 q2 लिए थे, और अगर 2 1 है तो लेना पड़ेगा q2 q1 इनटू में अगर यहाँ 2 1 था, यहाँ 1 2 था तो 1 2 लिए थे। उसी तरह यहाँ पर भी अगर 2 1 है तो लेना पड़ेगा 2 1। वेक्टर का चिन्ह लगा दिए, मॉड लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। यूनिट वेक्टर भी उसी के अनुसार चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा r21 यूनिट वेक्टर का। तो इस तरह f21 के बदले इतना हम लिख सकते हैं। अब अगर f21 को हम आगे की ओर बढ़ाना चाहे, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाना चाहे, तो उसके लिए इस r21 का वैल्यू भरना पड़ेगा। r21 का वैल्यू निकालने के लिए इस फिगर को देखिए। अब इस फिगर में अगर आप चलते हैं तो लॉ ऑफ ट्रायंगल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम में हम लोग पढ़े थे दो कंटिन्यूअस साइड का योग तीसरा के इक्वल होता है। दो कंटिन्यूअस साइड यहाँ पर कौन बनेगा, तो r2 और r12, या दोनों कंटिन्यूअस है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो r1 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर r2 प्लस वेक्टर r12 है ना, वेक्टर r12 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर r1। अब अगर इसमें से हम r12 को अलग करना चाहे, वेक्टर r12 को अलग करना चाहे, तो r1 माइनस r2 हो जाएगा। तो इस तरह वेक्टर r12 का फॉर्मूला इस रूप में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कहीं पर r21 होगा, वेक्टर r21, तो उसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। r12 इक्वल्स आता है r1 माइनस r2 और r21 इक्वल्स आएगा r2 माइनस r1। तो कहीं पर भी अगर वेक्टर r21 है उसके बदले इतना लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो वेक्टर r21 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसको पलट दे तो r1 माइनस r2 तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर क्या लगाना पड़ेगा, तो माइनस, क्योंकि पलट दिए इसलिए माइनस लगा दिए। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो वेक्टर r12 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और r12 जो सॉरी r21 न था, r21 जो है वो कितना हो गया, तो r1 माइनस r2 है, उससे पहले माइनस है, और r1 माइनस r2 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो r12। तो इस तरह अगर कहीं पर वेक्टर r21 है उसके बदले हम लिख सकते हैं माइनस में वेक्टर r12। अब चलते इक्वेशन 2 में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 में चलते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है f12, वेक्टर f12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में है q2 q1, नीचे में है r21 और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इनटू में है वेक्टर r21। इस r21 के बदले माइनस r12 ऐसा लिख सकते हैं, और यूनिट वेक्टर के रूप में है तो यूनिट वेक्टर के रूप में ही दिखा दिए। तो इस तरह यहां पर सिर्फ हम थोड़ा सा क्या कर दिए, तो चेंज कर दिए। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज करता है फोर्स एट 2/1 इज इक्वल टू, अगर यह माइनस यहाँ है तो इसको शुरू में ला सकते हैं, शुरू में ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q2 q1 दोनों के दोनों चार्ज है, और चार्ज को आप उलट पुलट के लिख सकते हैं, क्यों, चूंकि यह स्केलर होता है, स्केलर को उलट पुलट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां पर q2 q1 था उसके बदले हम लोग लिख सकते हैं q1 q2, नीचे में r21 है, r21 में इस पर देखिएगा तो मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ तो भी स्केलर हो गया, उसको भी उलट के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको भी आप लिख सकते हैं r12, क्यों, चूंकि मॉड लगा हुआ है। बगल में जो था माइनस को बाहर कर दिया, बच गया कौन, तो r12, तो यहां पर बच गया r12 यूनिट वेक्टर के रूप में। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो f21 यानी फोर्स एट 2/1 इज इक्वल टू आ गया माइनस, तो पहले लगा देते हैं,
इसके बाद बच गया 1/4πε0 q1 q2 बाई r12 का स्क्वायर और वेक्टर के रूप में है r12 यूनिट वेक्टर के रूप में। वो पूरे को मिलाइएगा तो इक्वेशन 1 के इक्वल होगा, यानी पूरे के बराबर कितना है तो f12 यानी फोर्स एट 1/2। तो ये पूरे के बदले हम लिख सकते हैं f12। और अगर आप इसको देखेंगे तो यही फार्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला क्या निकला तो फोर्स एट 2/1 is equal and opposite to force at 1/2. Force at 2/1 is equal and opposite to force at 1/2, यानी माइनस का चिन्ह यह शो करता है कि अपोजिट होता है और इक्वल तो है नहीं। तो इस तरह दूसरा पर पहला के द्वारा बल और पहला पर दूसरा के द्वारा बल बराबर होता है और विपरीत होता है। इसी बात को अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सो फोर्स एट 2/1 is equal and opposite to force at 1/2। हिंदी में अगर इसको लिखते हैं तो इस तरह हो जाएगा 2 पर 1 के द्वारा बल 2 पर 1 के द्वारा बल 1 पर 2 के द्वारा बल के बराबर तथा विपरीत होता है। तो इस तरह वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स में फाइनल रिजल्ट यही निकलता है कि फोर्स एट 2/1 एंड फोर्स एट 1/2 आर सेम एंड अपोजिट। अब इसको थोड़ा सा और समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि दो चार्ज आपको दे देगा, मान लेते हैं पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 8 माइक्रोकूलम। इस तरह दो चार्ज दे देगा और आपसे पूछेगा कि जरा बताइए कि 2 माइक्रोकूलम पर फोर्स और 8 माइक्रोकूलम पर फोर्स दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि यह चार्ज छोटा है और यह चार्ज बड़ा है, तो छोटा पर जो बड़ा वाला फोर्स लगाएगा वो थोड़ा ज्यादा लगाएगा और बड़ा पर जो छोटा वाला फोर्स लगाएगा वो थोड़ा कम लगाएगा। लेकिन कूलम्ब्स लॉ के आधार पर ऐसा नहीं है। कूलम्ब्स लॉ में यह स्पष्ट है कि सेकेंड पर फर्स्ट के द्वारा फोर्स और फर्स्ट पर सेकेंड के द्वारा फोर्स क्या होता है तो इक्वल होता है और अपोजिट होता है। मतलब यह 2 पर 8 के द्वारा फोर्स और 8 पर 2 के द्वारा फोर्स इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। अपोजिट बोलने का मतलब हो गया कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मतलब 8 माइक्रोकूलम इस पर फोर्स लगाएगा तो इधर की ओर लगाएगा और 2 माइक्रोकूलम इस पर फोर्स लगाएगा तो इधर की ओर लगाएगा। दोनों के फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वह क्या होगा तो अपोजिट होगा, लेकिन दोनों पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा तो सेम होगा। तो इस तरह कूलम्ब्स लॉ में यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम लोग को यह पता चलता है कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वह सेम होता है, पहला पर दूसरा के द्वारा फोर्स और दूसरा पर पहला के द्वारा फोर्स सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं तब और ज्यादा समझ में आएगा। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें आप पहला ले लीजिए एनसीईआरटी के बुक से। एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज में जाइए, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है 2 स्फीयर है, एक स्मॉल स्फीयर है और दूसरा लार्ज स्फीयर है। स्मॉल स्फीयर का चार्ज आपको दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम, यानी पहला जो चार्ज है स्मॉल स्फीयर का वह दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा जो स्फीयर है लार्ज स्फीयर है उसका चार्ज दिया हुआ है माइनस में 0.8 माइक्रोकूलम। उसको दूसरा चार्ज है इसलिए Q2 मान लेते हैं, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 0.8 माइक्रोकूलम। इस तरह दो चार्ज है, स्मॉल स्फीयर का चार्ज और लार्ज स्फीयर का चार्ज, दोनों का चार्ज दिया हुआ है। उसके आगे आप क्वेश्चन में देखिएगा तो दिया हुआ है कि स्मॉल स्फीयर पर लार्ज स्फीयर के द्वारा जो फोर्स लगता है वह है 0.2 न्यूटन, यानी 1 पर 2 के द्वारा जो फोर्स लगता है वह है 0.2 न्यूटन। तो उसको हम लिख सकते हैं फोर्स एट 1/2 और फोर्स एट 1/2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। यहाँ पर वैल्यू लिखे हैं, अगर हमको वेक्टर के रूप में लिखना होता तो वेक्टर का चिन्ह लगाते, लेकिन यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, हम वैल्यू लिखे इसलिए वेक्टर का चिन्ह नहीं लिखे हैं। तो फोर्स एट 1/2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन को दो ग्रुप में बांटे हुए हैं, ए और बी। ए में कह रहा है कि जरा बता दीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस दोनों के बीच का मतलब R12 का वैल्यू आपको निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², ऐसा होता है। अगर F12 कर दे तो F12 में वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाया है, डायरेक्ट शो कर दिया है कि फोर्स एट 1/2 निकालना है, तो उसके लिए इधर भी वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब वैल्यू लिख देते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम। इसमें माइक्रो को हटाइएगा
तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि -6 लगाना पड़ता है। इसमें भी माइनस माइक्रो को अगर हटाते हैं तो इसमें भी लगा देना पड़ेगा -6, यानी Q1 का वैल्यू भरना पड़ेगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू भरना पड़ेगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6। माइनस का चिन्ह यहाँ पर था, हटा दिए। क्यों हटा दिए? चूंकि पहले भी बता दिए आप लोगों को कि माइनस का चिन्ह सिर्फ इतना बताता है कि अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में अट्रैक्शन रिपल्सन से मतलब नहीं है, इसलिए माइनस को हटा दिए। नीचे में R12 का स्क्वायर है, इसका वैल्यू तो आपको निकालना है। अब अगर इसका वैल्यू निकालना है तो इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे भेज देते हैं। यानी इसके सॉल्यूशन में अगर हम R12 का स्क्वायर अलग करते हैं तो R12 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻6, 6 माइनस 12 और प्लस 9, -3 बचेगा 10⁻³ और नीचे में कौन चला जाएगा तो यह 0.2 को नीचे भेज देते हैं। इससे इसको काट सकते हैं दो बार में। R12 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 दूना 18 और 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 में दशमलव एक अंक के बाद लगा देते हैं, गुना में 10⁻³ तो 14.4 इंटू 10⁻³ हो गया। R12 का स्क्वायर इतना अगर है तो स्क्वायर को अगर हटा देते हैं तो इधर रूट पड़ जाएगा और रूट पड़ेगा 14.4 इंटू 10⁻³ पर। अगर किसी का रूट सोल्व करना चाहते हैं तो पावर जो है यहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सम बनाने के लिए दशमलव को आगे बढ़ा देते हैं, यानी दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव को हटा देंगे तो 144 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब 144 का रूट होता है 12 और 10⁻⁻4 का अगर रूट करेंगे तो पावर हाफ हो जाता है। पावर हाफ हो जाएगा तो -2 बन जाएगा। इस तरह आ गया 12 इंटू 10⁻² मीटर। अगर -2 हटाना चाहते हैं तो उसके बदले सेंटी लिख सकते हैं। तो इस तरह R12 यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना निकला तो 12 सेंटीमीटर। इसी में अब चलते हैं बी में। अब बी क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो क्वेश्चन बी में लिखा हुआ है कि जो लार्ज स्फीयर है उस पर स्मॉल स्फीयर के द्वारा कितना फोर्स लगेगा सो बताइए। लार्ज स्फीयर पर स्मॉल स्फीयर के द्वारा फोर्स आपसे पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है F21 का वैल्यू कितना होगा सो बताइए। अब F21 का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो F21 का वैल्यू निकालने के लिए जरा वेक्टर फॉर्म में याद कीजिए। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर F12, ऐसा होता है। अगर इस पर मॉड लगा दें, हम F21 पर मॉड लगा दें तो इस पर भी मॉड लगा देना पड़ेगा, और अगर मॉड लगा देते हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। तो माइनस का चिन्ह हट जाता है, साथ साथ वेक्टर का चिन्ह भी हटता है, यानी डायरेक्ट हो जाएगा F21 इज इक्वल टू F12। और F12 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था तो 0.2 न्यूटन। तो इस तरह वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड यह क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको समझते हैं। अगर हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू हेडिंग के अनुसार अगर आप देखते हैं तो आपको रेशियो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग डिनोट कर दिए Fe से और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट कर दिए Fg से। अब याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, किसमें पढ़े थे तो कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तो K Q1 Q2 by r²। उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तो G m1 m2 by r²। इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू भर दिए। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको आगे बढ़ाते हैं तो Fe by Fg इक्वल्स क्या होगा, r² से r² कटेगा, ऊपर में बचेगा K Q1 Q2 by नीचे में बचेगा G m1 m2। तो इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो के लिए फॉर्मूला निकल गया। क्या फॉर्मूला निकला तो K Q1 Q2 by G m1 m2। इस फॉर्मूला में K क्या है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। उसी तरह G क्या है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। तो वैल्यू हम लिख देते हैं हियर। K क्या है तो K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसी तरह G क्या है तो G यहां पर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हिंदी इसका होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
और इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू आप लोगों को याद होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये दोनों का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। इसके बाद अब इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला अगर आपको निकालना पड़े 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम लोग को निकालना क्या है, तो रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का ही निकालना है। लेकिन किसके लिए निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालते हैं Fe/Fg का वैल्यू, तो फॉर्मूला तो वही लेंगे K Q1 Q2 बाई G M1 M2, ऐसा ले लेंगे। अब इसमें वैल्यू भरते हैं तो K के बदले K रहने देते हैं। Q1 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q1 का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 का मतलब ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नीचे में G के जगह G है, M1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और M2 मतलब ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, 2 पार्टिकल लिए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस तरह दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो K का वैल्यू भरते हैं। K का वैल्यू होता है कितना, तो 9 इंटू 10⁻9। QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। फिर से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। नीचे में G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। फिर उसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसको अगर आप सोल्व कर देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकल जाएगा। सोल्व करेंगे तो ऊपर में 1.69 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 23.04। इंटू में बचेगा 19 दूना 38, 38 में से 9 घटा देते हैं तो -29। नीचे में इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 552.34। 10 टू द पावर मिला लेते हैं, 31 62 और 11 हो जाएगा 73, माइनस में 73। अब अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आता है 0.0417। पावर मिला लेते हैं, पावर 73 में से 29 को अगर माइनस करते हैं तो आता है 44 माइनस में आएगा कि प्लस में, तो माइनस में नहीं, ऊपर जाएगा या माइनस प्लस में आएगा। अब अगर डेसिमल को आगे बढ़ा देते हैं तो 4.17 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा, डेसिमल 2 अंक आगे गया है तो पावर 2 घट जाएगा यानी 42। तो इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो का वैल्यू निकालिए 4.17 इंटू 10 टू द पावर 42। जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाले हैं, उसी तरह अगर आपको निकालना पड़े 2 प्रोटॉन्स के लिए तो सेम इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए निकालना पड़े तो भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए अगर निकालना होगा तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का भरेंगे, चार्ज प्रोटॉन का भरेंगे, उसी तरह मास इलेक्ट्रॉन का भरेंगे और मास प्रोटॉन का भरेंगे। तो इस तरह रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को आप समझ गए। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन अभी समझा है, कहां से है, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल 1.4 से। एग्जांपल 1.4 में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम समझा देते हैं, आपको घर पर उसका सोल्यूशन करना है। समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि पहले लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर रूल का पालन करता है। अब इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है, यह कूलम्ब्स लॉ का जब प्रॉपर्टीज बताएंगे उस टाइम आपको बताएंगे। तो इनवर्स स्क्वायर रूल दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर रूल का पालन करता है, यह बात समझाए हुए है। इसके बाद आगे क्वेश्चन इसमें क्या है, तो मेन क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आप निकालिए। क्वेश्चन में मेन आपको कहा गया है कि ए में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कितना होगा, सो आपको बताना। और बताना जो है उसमें पहला पार्ट में देखिएगा, ए का पहला पार्ट में, तो पहला पार्ट में दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। मतलब पहला पार्टिकल आपको लेना है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल लेना है प्रोटॉन, और ये दोनों को लेके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। निकाल सकते हैं, यानी अगर पहला पार्टिकल का चार्ज भरना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भरेंगे, दूसरा का चार्ज भरना पड़ेगा तो प्रोटॉन का चार्ज भरेंगे, पहला का मास भरना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास भरेंगे, दूसरा का मास भरना पड़ेगा तो प्रोटॉन का मास भरेंगे। और जैसे अभी हम एग्जाम्पल में कैलकुलेशन किए थे उसी तरह आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। तो यह पहला पार्ट में हो गया। दूसरा पार्ट में इसमें दिया हुआ है फॉर 2 प्रोटॉन्स, यानी दोनों के दोनों आपको प्रोटॉन्स लेना है। जैसे अभी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे एग्जांपल में, उसी तरह यहाँ क्वेश्चन में आपको 2 प्रोटॉन्स लेके चलना है, यानी पहला पार्टिकल भी प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल भी प्रोटॉन। यानी चार्ज जो Q1 होगा उसमें भी प्रोटॉन का चार्ज भरेंगे, Q2 होगा उसके जगह भी प्रोटॉन का चार्ज भरेंगे, उसी तरह M1 के जगह मास ऑफ प्रोटॉन और M2 के जगह भी मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो यह ए हो गया। फिर बी में आपसे और क्वेश्चन इसमें है। बी में क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है
कि यदि r का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम हो, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस दिया हुआ है किसके लिए तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, तो जरा बताइए कि एक्सेलरेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन पर और एक्सेलरेशन जो होगा प्रोटॉन पर वह कितना होगा, सो आपको निकालना है। यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन किस पर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। किसके कारण निकालना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और जो प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा उसके कारण दोनों में एक्सेलरेशन होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा वो आपको निकालना है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको समझिए। इसको समझने के लिए पहले तो फॉर्मूला याद कीजिए मोशन का, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन मोशन से रिलेटेड है। मोशन में हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं F = ma। अगर इसमें से a को अलग करते हैं तो F/m हो जाएगा। इसके आधार पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़े इलेक्ट्रॉन का तो फोर्स को डिवाइड करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। और अगर आपको एक्सेलरेशन प्रोटॉन का निकालना पड़े तो मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे, इस तरह एक्सेलरेशन किसका निकल जाएगा तो प्रोटॉन का। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे तो उसके लिए आपको फोर्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स आपको निकाल लेना है। फॉर्मूला लगा लेना है 1/4πε0 Q1 Q2/r², और उस फॉर्मूला में आपको फोर्स का वैल्यू निकाल लेना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू आएगा वही आप पुट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकलेगा, मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन का निकलेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, वह बनाना है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लेना है 1.3। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 में क्या क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए, आपको घर पर बनाना है। समझिए, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको प्रूफ करना है कि Ke²/g MEMP जो है वह डायमेंशनलेस है। इस बात को आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है तो इस बात को प्रूफ करना है कि Ke²/g MEMP जो है वह डायमेंशनलेस है। इसका दो उपाय है आपके पास। एक तो इस सबका डायमेंशन भरेंगे, डायमेंशन भरिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा मतलब डायमेंशनलेस हो गया। दूसरा उपाय है कि इस फॉर्मूला को जब आप देखिएगा तो ये रेशियो का फॉर्मूला है। किसका किसका रेशियो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो का फॉर्मूला है। और किसके लिए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए रेशियो का फॉर्मूला है। तो यह फोर्स का रेशियो है, और जब फोर्स का रेशियो है तो दो ऊपर भी डायमेंशन फोर्स का भरेंगे, नीचे भी डायमेंशन फोर्स का भरेंगे, 1 आ जाएगा यानी डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो इस तरह इसको आपको शो कर देना है कि डायमेंशनलेस होता है। इसी में आगे है कि इसका वैल्यू निकालना है, Ke²/g MEMP का वैल्यू कितना होगा, सो आपको वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए अभी क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए Fe/Fg का वैल्यू निकाले होंगे, सेम वही वैल्यू इसमें आ जाएगा। वैल्यू क्या करना है तो K का वैल्यू भरना है, E का वैल्यू भरिए, G MEMP सब का वैल्यू भर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। तो इस तरह Ke²/g MEMP इसका वैल्यू निकाल देना है। इसके बाद आपको एक और इसमें पार्ट दिया हुआ है कि यह बताइए कि यह जो फॉर्मूला है किसके लिए स्टैंड करता है। किसके लिए स्टैंड करता है तो अभी बताया है कि यह जो फॉर्मूला है यह रेशियो है। किसका किसका तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। किस प्रकार है भी देख लीजिए। थोड़ा सा अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो Ke/g MEMP ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो E के बदले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और P के बदले फिर दूसरा E के बदले चार्ज ऑफ प्रोटॉन, फिर से G MEMP ऐसा लिख सकते हैं। आप अभी Fe/Fg का फॉर्मूला निकाले थे तो आया था Q1 Q2/g M1 M2, सेम यही फॉर्मूला आया था। उसमें 1 2 था, इसमें है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसका मतलब यह फॉर्मूला हो गया किसका तो Fe/Fg का। तो डायमेंशन निकालते टाइम भी इतना निकाल के तब डायमेंशन पुट कर सकते हैं, या लास्ट में आपको बताना है कि किसका फॉर्मूला है वो आप बताइए। तो यह फॉर्मूला किसका है तो Fe/Fg का, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। तो इस तरह इस आज के वीडियो में आप लोग दो टॉपिक पढ़ लिए। पहला टॉपिक पढ़ लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और दूसरा टॉपिक पढ़ लिए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन आप लोग कौन कौन बनाए तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 अगर समझ गए हैं तो फिर से आपको घर पर जाके बनाना है, यानी घर पर फिर से उस क्वेश्चन को बनाइए। एनसीईआरटी का 1.2, उसके बाद एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज में से बना लीजिए, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में से आप बना लीजिए 1.4 का। इतना क्वेश्चन बनाइए, कंप्लीट कीजिए, और फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।